नमस्कार दोस्तों, कविता है तो यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे DSSB TGT परीक्षाओं में पूछे जाने वाले PYQ। DSSB के अंतर्गत जितने भी PYQ पूछे गए हैं उनको विद सॉल्यूशन के साथ जो है करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम आप लोगों की जो परीक्षा होने वाली है 17 अगस्त और 23 अगस्त को, उनके लिए DSSB में TGT हिंदी संबंधी PYQ को उनके विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। अधिक से अधिक तथ्यों की बार-बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। इसी उद्देश्य के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि समय हमारे पास कम है। अधिक से अधिक जल्दी-जल्दी जो है तथ्यों को हमें संपूर्ण हिंदी की रिवीजन हमें करनी है PYQ के माध्यम से। तो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो आंसर आप लोगों के सामने ही है। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2005 के अंतर्गत प्राप्त हुआ। कुंवर नारायण जो है किस सप्तक के कवि रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं कुंवर नारायण जी। जो तार सप्तक हुए थे, प्रथम सप्तक जो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सप्तक तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943, दूसरा सप्तक आया हमारा 1951 में, तीसरे सप्तक आया 1959 में, और जो है चौथा सप्तक आया 1979 में। इस प्रकार से सभी सप्तकों के प्रकाशन वर्ष और इनके अंतर्गत जो जो साथ साथ कवि हुए हैं उनके नाम भी आपको रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बात कर रहे थे हम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में कुंवर नारायण को प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्वान थे, साहित्यकार थे पंत जी। पंत जी को 1968 में जो है उनकी रचना किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? चिदम्बरा पर। उनकी रचना जो है चिदम्बरा पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चिदम्बरा रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1968 में। उसके बाद दूसरे नंबर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी रहे। 1900 जो है 72 में इन्हें इनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है अज्ञे जी को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में, और उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बात। कितनी नावों, एक सेकंड भाई, नावों में कितनी बार रचना पर दिया गया। अज्ञे जी के बाद जो है महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, महादेवी वर्मा को 1982 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, उनकी रचना यामा। उसके बाद संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा, और 2005 में कुंवर नारायण को भी संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और 2009 की बात करें तो 2009 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, काफी बार पूछ लिए जाते हैं भाई। प्रकाशन वर्ष आपको सन आपको ध्यान रखने हैं कि साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब नवाजित किया गया। तो देख लेते हैं। 2009 के अंतर्गत जो है संयुक्त रूप से दिया गया। एक साहित्यकार हुए हमारे अमरकांत, एक सेकेंड, अमरकांत और जो है श्री लाल शुक्ल जी को। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। और किस पर दिया गया? इनके संपूर्ण साहित्य पर। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखने हैं इस प्रश्न से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो आप सभी को पता है प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार रहा है साम्यवाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कवि छायावाद के कवियों में शामिल नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवयित्री रही है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला प्रमुख छायावादी कवियों में शामिल है। और साथ ही जो है
सुमित्रानंदन पंत जी का भी नाम आता है। तो 4 स्तंभ माने गए हैं छायावाद के लेखकों के। तो ये 4 जो हमारे स्तंभ है, ये जयशंकर प्रसाद, निराला महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत आते हैं। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान शामिल नहीं है। अगर इन कवियों के जन्म की बात करें तो जन्म पूछ लिया जाता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ। उसके बाद जो है महादेवी वर्मा जी के जन्म की बात करें तो 26 मार्च जो है 26 मार्च 1907 को हुआ। 1907 में एक साहित्यकार का जन्म और हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो निराला जी का जन्म माना जाता है 21 फरवरी। ये महीने भी याद रखने हैं भाई आपको, क्योंकि आजकल परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि पहले की अपेक्षा थोड़े से जो है टफ क्वेश्चनों को बनाया जाता है समझ बेस के आधार पर। तो इसलिए हर एक तथ्य को हमें थोड़ा सा अडेप्ट करते हुए तथ्यों को करना है। तो देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। तो ये सभी जो है साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये तीनों छायावाद युग के अंतर्गत आते हैं। सुमित्रा कुमारी चौहान जी नहीं आती। इनके जन्म भी आपको एक बार से रिवाइज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, कामायनी किस प्रकार की रचना है। आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1936। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1936। सर्ग बताए गए हैं 15। और जो यह जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बस पेंसिल नहीं चल रही भाई, पता नहीं क्या हो रखा। सेकेंड। जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य रचना है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें 15 सर्ग है। और 15 सर्ग में कौन कौन से, नंबर 1 पर आती है चिंता। सर्ग नंबर 1 है चिंता। एक सेकेंड भाई। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। उसके बाद आता है सर्ग हमारा लज्जा। इसके बाद आता है, लज्जा के बाद आएगा कर्म। और कर्मानुसारी यही आपको इनको रिवाइज कर लेना है। कर्म, ईर्ष्या, उसके बाद ईड़ा, सॉरी बिंदी नहीं आएगी, ईड़ा है, ईंडा नहीं है। तो ईड़ा। उसके बाद शौपन। उसके बाद जो है शौपन के बाद आएगा, शौपन कौन सा रह जाता है हमारा, संघर्ष। संघर्ष के बाद आता है निर्वेद, 12वां सर्ग है निर्वेद। और जो है 13वां सर्ग माना जाता है दर्शन। उसके बाद आएगा 14वां सर्ग होगा हमारा रहस्य। और 15वें सर्ग में आता है आनंद। तो इस प्रकार से आप इन सभी 15 के 15 सर्गों को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपको परीक्षा में याद रहे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, शौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो इनको आप रिवाइज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कामायनी किस प्रकार की रचना है, महाकाव्य है। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी के किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी है। तो आपको सभी को पता है नागार्जुन जी ने मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखी है। कई बार पूछ लिया जाता है उपनाम में। नागार्जुन जी को जो है यात्री उपनाम से भी जाना जाता है। और ये यात्री उपनाम से इन्होंने मैथिली भाषा में अपनी रचनाएं की हैं। बात करें नागार्जुन के जन्म की, जन्म तो आपको पता ही है। नागार्जुन जी का जन्म 1911 ईस्वी
और मृत्यु 1998 में हुई। इनका मूल नाम पूछ लिया जाए, नागार्जुन जी का मूल नाम क्या रहा है? वैद्यनाथ जो है इनका मूल नाम रहा है। उसके बाद इन्हें जो है सलाका पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है सलाका पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए हैं? तो नागार्जुन जी। उपनाम जो है इनका यात्री उपनाम से रचना की, मूल नाम जो है वैद्यनाथ जी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा कि विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि थे? तो विद्यापति जो है मैथिली भाषा के कवि रहे हैं। इनके द्वारा रचित रचनाएं आपको पता ही है, पदावली जो रचना है। पेंसिल को क्या हुआ भाई, एक सेकेंड। पदावली इनकी मैथिली भाषा की रचना है, और जो है कीर्ति लता और कीर्ति प्रताप का अवहट भाषा की रचना है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? कवि सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है कवि सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। अगर पूछ लिया जाए उपन्यास सम्राट, और जो है उपन्यास सम्राट या फिर जो है कथा सम्राट या फिर कहानी सम्राट, तो कौन प्रसिद्ध है? मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रगतिशील लेखक संघ का जो अधिवेशन है लखनऊ में हुआ, इसके अध्यक्ष जो है मुंशी प्रेमचंद जी रहे हैं। और 1900 जो है कब हुआ, ये भी आपको बताना है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में 1936 में किया गया, तो ये भी ध्यान रखना है। और दूसरा अधिवेशन 1938 में हुआ, और कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है कि पूछा जा सकता है। और तीसरा जो है 1942 में दिल्ली में हुआ। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भाई कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? आप सभी को पता है कबीरदास की रचनाओं का जो है संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें साखी शबद रामायणी तीनों को संकलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है निम्नलिखित में से सन 1800 ईस्वी में की गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? तो अंतर्वेदी जो है ब्रिज भाषा को कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भाई 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुई, कोलकाता में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार महीने का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो अंतर्वेदी की बात कर रहे थे, अंतर्वेदी भाषा का नाम जो है ब्रज भाषा का ही दूसरा नाम अब अंतर्वेदी भाषा है, और खड़ी बोली का दूसरा नाम जो है कोरवी हिंदी है। कोरवी हिंदी के नाम से कौन सी जानी जाती है? तो खड़ी बोली जानी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्वेदी भाषा, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की निम्नलिखित में से जो है 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं। आप सभी को पता है कौन कौन सी है हिंदी की 5 उपभाषाएं? नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, अलग अलग स्वर से यानी अपभ्रंश से निकली है, जैसे कि अलग अलग अपभ्रंश से निकल कर आई है ये हमारी 5 उपभाषाएं, जैसे शोर से यानी अपभ्रंश से निकली है। नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, उसके बाद जो है पूर्वी हिंदी, नंबर 2 पर आती है हमारी पूर्वी हिंदी। नंबर 3 पर आती है हमारी भाई बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। और नंबर 4 पर आती है हमारी राजस्थानी हिंदी। उसके बाद आती है
पहाड़ी हिंदी। ये 5 अलग-अलग उपभाषाएँ निकल कर आई और अलग इन उपभाषाओं से जो है अलग-अलग बोलियाँ निकली, जैसे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है हमारी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगी भोजपुरी भोजपुरी और मगही और मैथिली। और राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं वे है मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो ये जो है अलग-अलग उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली अलग-अलग हिंदी की बोलियां रही हैं। आगे बढ़ते हैं। कुटीर लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? कुटीर लिपि का विकास जो है गुप्त लिपि से माना जाता है। ये आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में हमारे स्वरों की संख्या होती है मूल रूप से 11 मानी जाती है, लेकिन अयोग व को अगर जोड़ दिया जाए को जोड़ा जाए जिसमें आते हैं अंग और अरह, 2 हमारे अयोग व होते हैं। इनको अगर जोड़ दिया जाए तो अयोग व को मिला करके स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है, क्योंकि ये अयोग व ऐसे वर्ण हैं हमारे हिंदी में जो कि स्वर और व्यंजन दोनों में काउंट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से प्रश्न को पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? तो प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी जो है 12वीं शताब्दी में बनी। आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है भाई देवनागरी अंक कितने होते हैं? तो देवनागरी अंक जो है हमारे 10 माने जाते हैं पूरे। सॉरी भाई, देवनागरी अंक जो हमारे सॉरी यहाँ ऑप्शन में ही गलत दिया गया है भाई, 10 ही मानी जाती है आई थिंक, क्योंकि हमारे जो देवनागरी अंक होते हैं हमारे 0 से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनको आप काउंट करोगे तो ये पूरे 10 हो जाएंगे। तो देवनागरी अंकों की संख्या 10 मानी जाती है। तो ये शायद इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन उठाया गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ये हमारे संयुक्त व्यंजन। और भाई एक एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। ये प्रश्न मैंने जो रोमन संख्या में आपको यहाँ पर लिख करके बताया, लेकिन जो ये हमारे हिंदी के शब्द होते हैं वे अलग होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि 0 तो 0 के इसी तरह लिखा जाएगा, और 1 हम कुछ इस तरह बनाते हैं, 2 इस तरह बनाते हैं, और 3 जो है इस तरह बनाया जाता है, 4 इस प्रकार और 5 इस प्रकार बनाया जाता है, 6 इस प्रकार बनाया जाता है और 7 इस तरह लिखा जाता है और 8 जो है इस तरह और 9 जो है थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे टच करके बनाया जाता है। जिस प्रकार हम 1 बनाते हैं इसी को थोड़ा ऊपर जो है मिला करके इस प्रकार से 9 को बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देवनागरी अंक हमारे ये होते हैं, ना कि जो मैंने बताई ये हमारे रोमन अंक होते हैं। तो देवनागरी जो अंकों की जो संख्या होती है ये होती है हमारी 10। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी आदत इन्हीं अंकों को लिखने की पड़ी हुई है, तो इसलिए जल्दी जल्दी वो मैंने वहां पर लिख दिया। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4 प्रकार के। जैसे कि संयुक्त क्यों होते हैं ये? क्योंकि ये अन्य स्वरों से मिल करके बने होते हैं, जैसे कि कै प्लस श, और कै हमारा यहाँ आधा आएगा, तो कै और श हमारा ये पूरा होगा। अगर इसको हम आधा करना चाहेंगे तो हमें ए प्लस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इन वर्णों के मेल से
अक्षय बना हुआ है। तो इस त्रय की बात करें, तय को हम जो है तय प्लस रह करके लिखेंगे, और जय की बात करें तो जय को जो है हलंत लगा करके और फिर जो है न्याय करके लिखेंगे। इसके बाद जो है श्रेय को की बात करें तो शय को आधा और प्लस रह, और ये वाला से आएगा शैशलकम वाला, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर सपर्श व्यंजन की बात करें हम, सपर्श व्यंजन तो हमारे जो है कै से लेकर के मैं तक के जो वर्ण होते हैं हमारे, कै से लेकर के कै से मैं तक के जो वर्ण हैं, ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद वर्ग की बात करें, कई बार पूछ लिया जाता है किस वर्ग से किस वर्ग तक, कै वर्ग से लेकर के कै वर्ग से लेकर पै वर्ग तक के हमारे जितने भी व्यंजन हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। उसके बाद जो है बात करें अंतस्थ व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4, य, रै, ल और व, ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद बात करें ऊष्म व्यंजन की, संख्या भी पूछ ली जाती है कई बार। एक सेकेंड भी। ऊष्म व्यंजन जो है, आज पेंसिल थोड़ी पता नहीं कैसे चल रही है, चल नहीं रही, माफी चाहूंगी। तो ऊष्म व्यंजन हमारे जो है ये विचार होते हैं श और जो ये वाला श शलगम, श सड़क, श षटकोण और है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। और हमारे आगत वर्ण भी कई बार पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। आगत वर्ण कौन से होते हैं? जय, फै के नीचे जो नुक्ता लगा हुआ होता है जिन वर्णों के, वे हमारे जो है आगत वर्ण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो मैंने आपको बताया था खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी ये हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन बघेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बुंदेली, बर्च, कन्नौजी ये तीनों बोलियां हमारी पश्चिमी हिंदी की है, साथ में खड़ी बोली और हरियाणवी। तो इनको आपको ध्यान रखना है। 5-6 बोली आती है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है, जिसमें शामिल है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अर्धनागरी लिपि किस से विकसित हुई है? तो अर्धनागरी लिपि कुटिल लिपि से विकसित हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अर्धनागरी जो है नागरी और सिद्धम लिपि का मिश्रित रूप है भाई, इसलिए इसे अर्धनागरी नाम से जाना जाता है। किन किन लिपियों का मेल है, अगर परीक्षा में पूछ भी लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। नागरी और एक लिपि है सिद्धम लिपि, इनका मेल है अर्धनागरी। और इसे जो है अर्धनागरी को ही जो है पटाक्षरी भी कहते हैं, तो ध्यान रखना है। और यह मालवा उज्जैन में प्रयुक्त होने वाली जो है लिपि है। कहाँ पर? मालवा उज्जैन में प्रयुक्त होती है। और कुटिल लिपि को ही जो है सिद्ध मातृका भी कहा जाता है, सिद्ध मातृका। तो इसीलिए जो है इसको सिद्धम लिपि प्लस नागरी लिपि के मेल को अर्धनागरी लिपि कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप सभी को पता है कंठ है, ए स्वर का उच्चारण स्थान रहा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ए स्वर का उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि, देखते हैं भाई क्या है प्रश्न में। वे स्वर जिसके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है क्या कहलाते हैं? संधि स्वर होते हैं। मूल स्वरों की जो मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे स्वर जिनमें मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे कौन से स्वर होते हैं? हमारे संधि स्वर। यानी कि जो स्वर होते हैं हमारे स्वर, ये हमारे एक तो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर, और दूसरे होते हैं हमारे संधि स्वर।
जो अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं वे हमारे संधि स्वर होते हैं। मूल स्वर हमारे ये 4 होते हैं, ये आप सभी को पता है। आज तो पेंसिल ही नहीं चल रही, पता नहीं क्या हो गया। एक सेकेंड। ए और छोटी ई, छोटा ओ और रे ऋषि, ये हमारे मूल स्वर होते हैं। और संधि स्वर भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इनको ज्यादा डिटेल में न जा करके आप जो है संधि स्वर आप समझ सकते हो। इस तरह से ए प्लस ई के मेल से ए बनता है, तो ये हमारा संधि स्वर हो गया ए। तो क्योंकि ये 2 मूल स्वरों के मेल से बना है। इसी तरह जो है ए प्लस ए के मेल से बनेगा बड़ा ए, और जो है ए प्लस ए के मेल से बनता है आ। तो 2 स्वरों के मेल से बना आ, इसीलिए ये आ भी हमारा संधि स्वर होगा। और छोटी ई प्लस छोटी ई के मेल से बनेगा ई, ये भी हमारा संधि स्वर होगा। इसी तरह जो है ओ प्लस ओ के मेल से बनेगा बड़ा ऊ। तो यानी कि कहने का मतलब ये है हमारे संधि स्वर जो है विजातीय स्वरों के योग से भी बनते हैं और सजातीय स्वरों के योग से भी बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा धातु का स्पर्श करती है? तो तय, जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं, तय का उच्चारण करते हैं, तो जीवा हमारे दांतों को स्पर्श करते हैं। तवर्ग जो वर्ग होगा हमारा, हमारी जो जीवा होगी वो दांतों से जो है स्पर्श करेगी। तय, थ, द, ध, न आप बोल के देख सकते हो। तवर्ग वर्ग के अंतर्गत जितने भी हमारे वर्ण होंगे वे सभी दांतों उसको स्पर्श करते हुए हमारी ध्वनि निकलेगी जीवा से। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मनोगत शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो मनो प्लस गत हो जाएगा मनोगत शब्द का संधि विच्छेद। आगे बढ़ते हैं, आप शब्द किस सर्वनाम का बोध कराता है? तो आप शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। स्वयं, आज तो भाई पेंसिल चल ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया। तो आपको पता ही है, मैं आप जो अपने स्वयं का भाव दे वही जो है हमारे जो वर्ण शब्द होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मूल रूप से तो माने जाते हैं 3 भेद, वैसे हमारे जो है 5 भेद माने जाते हैं संज्ञा के। कौन कौन से भेद होते हैं संज्ञा के? तो आपको पता ही है। सबसे पहले आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद जो है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद जो है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, उसके बाद समूहवाचक, उसके बाद बात करें द्रव्यवाचक की। तो मूल रूप से तो जो है संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। तो जातिवाचक से ही जो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक भेद निकले हैं। आगे बढ़ते हैं, वैसे संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर लगाना है। ऑप्शन में 3 या 5 इनमें से एक ही ऑप्शन में आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर 3 दिया हुआ हो, 5 नहीं दे रखा हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको 3 पर भी आंसर लगा सकते हो। बढ़ते हैं आगे, जो धातु संज्ञा विशेषण से बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो धातु संज्ञा विशेषण से बनते हैं वे हमारी नाम धातु कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में हुआ है? तो प्रतिकूल के अंतर्गत जो है प्रति उपसर्ग लगेगा, और कुल जब बढ़ते हैं आगे, किस उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में हुआ? तो प्रति जो है उपसर्ग होगा प्रतिकूल शब्द में। संहार शब्द का उपसर्ग बताइए। तो सम जो है इसमें उपसर्ग होगा। संहार में जो है सम प्लस में हार
हो जाएगा। एक सेकेंड। सन प्लस हार तो क्या होगा? संहार। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी घर में है वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो हरी घर में है वाक्य में हमारा जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डाकिया शब्द का बहुवचन बताइए। तो डाकिया शब्द का बहुवचन हो जाएगा डाकिये। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देख लेते हैं भाई, एक सेकेंड। हिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो हिमा में जो है ईमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सॉरी भाई, महिमा है ये, हिमा नहीं, माफी चाहूंगी। महिमा में जो है ईमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हो ये मूल शब्द महिम से मिलकर के बना है। आज पेंसिल नहीं चल रही भाई, थोड़ा सा। महिम प्लस में जो है ईमा प्रत्यय लग करके महिमा बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निराकरण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो निराकरण शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निर प्लस में आकरण, निराकरण। आगे बढ़ते हैं। अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अंकुर प्लस इत, अंकुरित। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गाय दूध देती है वाक्य का प्रकार है। तो गाय दूध देती है, केवल एक ही जो है वाक्य यहाँ पर दिया गया है, ना ही कोई दूसरा वाक्य एक दूसरे पर आश्रित है। इसमें जो है हमारा बिल्कुल सरल वाक्य दिखाई दे रहा है, तो सरल वाक्य है। गाय दूध देती है, केवल एक ही वाक्य है, सिंपल सा, तो सरल वाक्य है ये हमारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? तो इसमें जो है मिश्र वाक्य आ जाएगा, क्योंकि जो एक मिश्र वाक्य में हमारा उपवाक्य होता है जो कि पहले वाले वाक्य पर आश्रित होता है, तो वे हमारे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि वह कौन सा व्यक्ति है इस जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, ये जो वाक्य हमारा इस पर आश्रित है, वह कौन सा व्यक्ति है। तो तभी तो हम कहेंगे जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, तभी वाक्य पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं। और जो संयुक्त वाक्य होते हैं वे हमारे जो और से जुड़े हुए होते हैं, उसमें पूरे पूरे हमारे दो वाक्य होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। अगर एक को हटा करके दूसरों को वाक्य को भी हम बोले तो भी हमारा जो है सही अर्थ निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, वाक्य में रेखांकित पद का रूप में कौन सा है? तो विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, इसके अंतर्गत जो है विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, तो इसमें हमारा भाई आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न पर भी आपत्ति लगाई गई थी, इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया। तो विद्वान जो है, एक सेकेंड भाई, विद्वान जो है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बताया जाता? तो विशेषण शब्द के पद परिचय में जो है कारक नहीं बताए जाते। आगे बढ़ते हैं। लिंग, अवस्था, वचन से सभी बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार है? तो इनमें से जो है श्लेष अलंकार हमारा शब्द अलंकार होता है। तो ये आप सभी को पता ही है। शब्द अलंकार के अंतर्गत हमारे जो है एक आता है अनुप्रास, जो शब्दों के माध्यम से हमें पता चले कि इसमें कौन सा अलंकार है। यमक,
शलेश, और जो है पुनरुक्ति भी इसी के अंतर्गत आता है भाई, पुनरुक्ति। उसके बाद वक्रोक्ति का को भी हम शब्दालंकार में ही शामिल करते हैं, जिसमें शब्दों के प्रयोग से वाक्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वही हमारे शब्दालंकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? शलेष हमारा शब्दालंकार है। प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति हमारी शब्द शक्तियां कहलाती हैं, और प्रत्येक शब्द का अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति होती है वही हमारी शब्द शक्तियां कहलाती हैं। तो शब्द के सामान्य अर्थ का बोध जो कराती है वो हमारी अभिधा शब्द शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिधा और व्यंजना के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द का अर्थ लिया जाता है वो हमारी जो है व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जो है जिस शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं वो हमारी व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। रूढ़ और प्रयोजनवती जो है, रूढ़ और प्रयोजनवती ये हमारी लक्षणा शब्द शक्ति से ही संबंधित होती हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के ही भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को भी देख लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करेंगे। अधिक से अधिक प्रश्न जितने हमारे टीजीटी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः भेद पूछा हुआ है, यहाँ पर आंसर ही नहीं दिया गया इसका, तो आपको बताना है। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य रूप से जो है 3 भेद, एक सेकंड, मुख्य रूप से तो भैया हम कहे 2 ही भेद माने जाते हैं। एक तो होती है हमारी रूढ़ लक्षणा और एक प्रयोजनवती लक्षणा। लेकिन वैसे आंसर के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर 6 भेद भी बता सकते थे, क्योंकि इसमें जो है लक्षणा शब्द शक्ति में आती है हमारी रूढ़ी लक्षणा, रूढ़ी लक्षणा। उसके बाद एक आती है हमारी प्रयोजनवती, ये तो मूल रूप से मुख्य तो है ही प्रयोजनवती लक्षणा। उसके बाद एक आती है हमारी गौड़ी लक्षणा, गौणी लक्षणा। उसके बाद आती है शुद्ध लक्षणा। उसके बाद जो है एक आती है हमारी उपादान लक्षणा, और एक होती है लक्षण। ये हमारी लक्षण शब्द शक्तियों के भेद होते हैं। तो आप इन सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन में 2 नहीं दिया गया, इसलिए हम 6 के अकॉर्डिंग चल करके इन सभी भेदों को यहाँ पर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धरती न खिलाई ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो आप सभी को पता है, तो जो शब्दों की आवृत्ति होती है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। धरती न खिलाए ज्वलंत लाल लाल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारा रूढ़ा और प्रयोजनवती की शब्द शक्ति के भेद है। तो हमने अभी देख ही लिया था, ये दोनों लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। तो परिस्थितियां बदलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस तरह हमारे जीवन में परिस्थितियां चलती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्थर पर घास जमाना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कि ना होने वाला कार्य को कर देना, यानी कि जो कार्य बहुत कठिन होता है, असंभव होता है, उस कार्यों को भी कई बार कर दिया जाता है, वही होता है पत्थर पर घास जमाना। तो आगे बढ़ते हैं। जबरा मारे रोने ना दे, यानी कि जबरा मारे रोने ना दे, जो ताकतवर का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरहर की टट्टी गुजराती ताला सामान्य वस्तु की भी बड़ी हिफाजत करना। तो सामान्य जो वस्तु है उसको भी बड़ी
सहजता से, बड़ी हिफाजत से रखते हैं, तो वही हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। लकीर का फकीर होना, तो लकीर का फकीर होने का अर्थ होता है परंपरा का अनुकरण करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अंकुश रखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है बंधन रखना। तो देख लो आप कितने मुहावरे पूछे गए हैं, तो मुहावरों को भी आपको 2-3 बार जो है रिवाइज कर लेना है। जो मुख्य मुख्य मुहावरे परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। वैसे तो आप सभी को आते ही हैं ये, तो इतना ज्यादा जो है आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप जो है एक बार अपनी आंखों से जो है इनको निकाल लेना, आंखों के सामने से निकाल लेना, क्योंकि प्रश्न आते हुए हमारे गलत हो जाते हैं बिना रिवीजन के कारण। 2 आंख से देखना का अर्थ होता है भेदभाव करना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे के आगे रोना। तो अर्थ बताइए। तो व्यर्थ प्रयत्न करना। लगभग 10% मुहावरे से संबंधित पूछ ली गई यहाँ पर। अंधे के आगे रोना, व्यर्थ प्रयत्न करना। अंधेरे का चिराग का अर्थ होता है इकलौता पुत्र। आगे बढ़ते हैं, अंधेरे का चिराग, इकलौता पुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? तो आप सभी को पता है नेपाली, कश्मीरी, सिंधी जो है ये सभी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में शामिल है, लेकिन जो है अंग्रेजी शामिल नहीं है। सिंधी को कब जोड़ा गया? सिंधी को जो है सबसे पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, और सिंधी को जो जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में। कब जोड़ा गया? 21वें संशोधन में और 1967 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए विकल्पों में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके? तो ये अधिकार होता है राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्यपाल को। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस भाग के 4 अध्याय में राजभाषा और संबंधित प्रावधान है? तो भारत के 70वें संविधान में के 4 अध्याय में राजभाषा संबंधी भाग 4 के अध्याय में जो है 70वें, एक सेकेंड भाई, भारत के संविधान के किस भाग के 4 अध्याय में राजभाषा संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो 70वें अध्याय में। आगे बढ़ते हैं, 70वें भाग में 4 अध्याय में जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में राज्य की भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? तो 8वीं अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान की राज्य में भाषाएं को जो अनुसूचित किया गया है वो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं भारत के संविधान की राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 1963 में। भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? तो 22 राजभाषाएं हैं। मूल रूप से जो है शुरुआत में कितनी थी भाई? मूल रूप से 14 भाषाओं को जोड़ा गया था। अब वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कब कौन सी भाषा जोड़ी गई ये मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल से बता रखा है। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो जम्मू और कश्मीर प्रांत में डोगरी बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जाएगी? तो केवल अंग्रेजी में। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय में जो है अंग्रेजी भाषा में लिखी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भाई पैराग्राफ संबंधी और कुछ क्वेश्चन हमारे जो है
शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है, तो आज की क्लास में केवल इतने ही प्रश्नों को करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर को करने की कोशिश करेंगे और पेपर को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टीजीटी का कोई भी पीवाईक्यू हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसको कंप्लीट करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।